आखिर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। और वो शायद गुत्थी सुलझेगी भी नहीं, क्योंकि कई लोग सूत्रों के हिसाब से ये बता रहे हैं कि ये पूरा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल है। खेल यानी कि आपस में सब रजामंद हैं। रजामंद इसलिए क्योंकि धनखड़ साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा एक ड्रामा है जो रचा गया है ताकि किसी एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जिस पर मोदी जी ठप्पा लगाएंगे। अब वो कौन हो सकता है, उसको लेकर, उन नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें कि कुछ नाम जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसमें शशि थरूर का नाम चल रहा है। और सोशल मीडिया पर लोग चुटकी लेके लिख रहे हैं कि अगले उपराष्ट्रपति क्या शशि थरूर बनेंगे। किसी ने चंद्रचूड़ साहब का भी नाम लिया कि चंद्रचूड़ साहब हो सकते हैं उपराष्ट्रपति। फिर एक दूसरा व्यू भी आ रहा है कि ये सारा ड्रामा इसलिए रचा गया ताकि आरएसएस के किसी व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति बनाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। कल तो कुछ लोग नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे थे, लेकिन आज सुबह से किसी ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन चर्चा चंद्रचूड़ और शशि थरूर के नाम को लेकर तेज है। तो आज इन सारी संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या शशि थरूर होंगे अगले उपराष्ट्रपति, या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हो सकते हैं अगले राष्ट्रपति, या फिर जो तीसरा विकल्प है कि क्या कोई आरएसएस का व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा। अब धनखड़ ने रिजाइन क्यों किया, धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी गुत्थी तो नहीं सुलझने वाली है, क्योंकि ये तो केवल और केवल भगवान को पता होगा शायद कि धनखड़ साहब ने क्यों रिजाइन किया, या मोदी जी को और धनखड़ साहब को खुद को पता होगा। अब धनखड़ साहब, वो बात दूसरी है कि कुछ दिनों बाद ये सोचे कि चलो भाई पॉडकास्ट किया जाए या मीडिया में बात किया जाए या कहीं सेमिनार में बोला जाए, तब बात दूसरी है कि अगर वो हकीकत कभी निकल कर आएगी। लेकिन जैसा हमेशा होता है, बीजेपी की ये अंदरूनी जो पॉलिटिक्स चलती है कि कौन किस पर भारी है, किसके वजह से कौन क्या पोस्ट पाता है, ये सब चीजें बीजेपी में पता नहीं चलती। लेकिन बीजेपी में आप ये सोचिए, मोदी राज में इतना बड़ा डिसीजन हो गया कि उपराष्ट्रपति से इस्तीफा तक मांग लिया गया, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी का चहेता व्यक्ति उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सके और उसको 5 साल आगे के मिल सके। अब 2 साल का टेन्योर इनका और बचा था धनखड़ साहब का, इन्होंने रिजाइन कर दिया पहले ही। तो पहली बात तो यह है कि अब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो 2 साल के लिए तो बनेगा नहीं, उसको 5 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। तो क्या ये पूरा एक पॉलिटिकल गेम है, और इस गेम में शशि थरूर और चंद्रचूड़ क्या दोनों रेस में इस समय आगे चल रहे हैं, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा आज इस बात पर चर्चा भी की जाए कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शशि थरूर या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। लेकिन अनुमा जी, मुझे ये बताइए, शशि थरूर और इनका चंद्रचूड़ साहब का नाम चल रहा है, इस पूरे ड्रामे के पीछे क्या कहेंगे, क्या हो क्या रहा है? अभी तो किसी को यही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी गुत्थी है। और वाकई में जो बात ओंकारेश्वर जी ने कही कि भाई ये ऐसा लगता है कि जानबूझकर एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है ताकि लोग पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर के बारे में बात ही ना करें। अब देखिए, ऑल्टरनेट मीडिया भी पूरा केवल धनखड़ के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैं तो कह रही हूँ कल से धनखड़ को भूल जाऊंगी, कल से केवल और केवल बिहार, एसआईआर, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर ही फोकस करूंगी। जी बोलिए अनुमा जी, बोलिए। जी, दरअसल जब इस मुद्दे पर चर्चा की बात हुई थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बिहार ही आया था, और सबसे पहले यही आया था कि एक बार और हेडलाइन हटाई गई है। तो हम बात करें एयर इंडिया के क्रैश की, ना हम बात करें पहलगाम के आतंकवादियों की, और ना हम बात करें एसआईआर की। तो ये तो साफ दिख रहा था। और जो ओंकारेश्वर जी ने कहा, बहुत सही कहा, इट कुड बी समबडी फ्रॉम बिहार ऑल्सो। डेफिनेटली जिनकी अपनी बुद्धि है, जैसे चंद्रचूड़ जी की अपनी बुद्धि है, शशि थरूर जी की अपनी बुद्धि है, तो ऐसे लोग तो नहीं आएंगे। मैं टेंडर खुला है उस वाली बात पे प्राचा जी की, मैं एक तरह से प्रशंसक होते हुए भी थोड़ा सा मुझे आपत्ति है, उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही, पर ठीक है, वो उनके विचार हैं और डेफिनेटली वो वकील हैं, वो मुझ पे ही केस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उस पर थोड़ी आपत्ति है और मैं उसे दर्ज करती हूँ। धनखड़ जो है 12 साल कांग्रेस में रहे, तो इसलिए बीच बीच में उनकी वो थोड़ी बहुत आदत थी कि वो अच्छे से बात करते थे, थोड़ा लोकतांत्रिक दिखते थे, लेकिन उन्होंने ही
वो एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर पिछले साल 10 दिसंबर को हमने हमारे सारे विपक्षी सांसदों ने इम्पीचमेंट लगाया था। ठीक है, हम सब जानते थे, सभी जानते थे कि वो सफल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी ये बताने के लिए कि ये एक ऐसा उपराष्ट्रपति है जो लगातार अलोकतांत्रिक है। और इसके अलावा धनखड़ जी का ही कार्यकाल था जिसमें 146 सांसदों को निलंबित किया गया था, जबकि वो सुरक्षा में चूक की बात कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने खुद एक वकील होते हुए न्यायपालिका के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए, जिस तरह से उन्होंने न्यायपालिका को सुप्रीम लोक अदालत या ऐसा कुछ बोलने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि धनखड़ साहब के खुद के समझ में नहीं आता था कि कब वो उनको एक सौम्य और समझदार बनना है और कब उनको लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये दिखाने के लिए कि वो कितने उनके विश्वास पात्र हैं, इस तरह के काम करने जो उन्होंने किए। लगातार उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया। तो अब मुझे नहीं लगता कि ना तो शशि थरूर और ना ही सीजेआई पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, दोनों नहीं लगते। लेकिन जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि अब अगर वेस्ट बंगाल के चुनाव आएंगे तो क्या वो बंगाली ढूंढेंगे और वो केरला के चुनाव आएंगे तो ऐसे ढूंढेंगे, तो वो एक बात जरूर है। हमें लगता है वही व्यक्ति जो बिहार के, जो उनके सबसे पहले तो बिहार का चुनाव है और उसमें से कोई हो, ये भी हो सकता है कि मुझे लगता है, एक मेरे मन में एक बात आती है कि चंद्रचूड़ का जो धनखड़ जी का हश्र देखकर थोड़ी बहुत समझ अगर नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू जी को आ जाए, जिस तरह से दूध में मक्खी की तरह जगदीश धनखड़ जी को निकाला गया है या उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अगर उनके समझ में आ जाए तो शायद इस देश का लोकतंत्र बच सकता है। लेकिन फिलहाल ये दोनों नाम मुझे नहीं लगते कि यहाँ कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की कोई बात हो रही है। या तो कोई बिहार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान साहब का नाम लिया जा रहा है, और उस उनको बनाने से कई तरह के एक तीर से कई शिकार होते हैं, तो ये जरूर हो सकता है। और फिर वो साउथ के राज्यों में भी वो राज्यपाल रह चुके हैं, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा मेरे विचार में। मैं अब अनुमा जी के पास आती हूँ बहुत संक्षेप में और फिर सिद्धार्थ के पास फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। अनुमा जी क्या कहेंगी इस पूरे ड्रामे पर, और क्या ये ध्यान भटकाऊ जो पूरा कार्यक्रम पिछले 24 घंटे से चल रहा है, क्या कहेंगी अब ये धनखड़ का ड्रामा कहां पर जाकर खत्म होने वाला है? नाम तो बहुत सारे चल पड़े, लेकिन अब सवाल ये भी तो है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई है, अब इलेक्शन होना है, ये भी एक फैक्ट है। और एक तरफ उपराष्ट्रपति का इलेक्शन और दूसरी तरफ बिहार का इलेक्शन। जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट की कहानी है। हेडलाइन ऐसी हो कि बिल्कुल पूरे देश का ध्यान जाए, तो इसलिए तो ये इस्तीफा हुआ है। लेकिन जहां तक आप उपराष्ट्रपति कौन बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, तो जो नाम आप ले रहे हो वो तो हो ही नहीं सकते। नाम ऐसा हो सकता है जो बिहार के साथ साथ बंगाल को अफेक्ट करे। हो सकता है कि अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे लोग, जो नए नए इनके मुर्गे हैं, जो लोग पूरी तरह से अभी इस वक्त इनकी जी हजूरी बजाना स्वीकार कर लेंगे, ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर जेपी नड्डा खुद हो सकते हैं। अभी जब बात कर रहे थे ओंकारेश्वर जी, तो मेरे ध्यान में यह आया कि कौन लोग हैं जो धनखड़ से भी ज्यादा, उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति से भी ज्यादा इस तरह से सत्ता की तरफ हो सकते हैं। तो मेरे सोचने में ये दो नाम आते हैं। इनमें से कोई हो सकता है कि बिहार का चुनाव तो अफेक्ट हो ही, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का चुनाव भी अफेक्ट हो जाए, इस तरह का कुछ कहानी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा यह है कि ना आप स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के बारे में बात करिए, और ना ही, क्योंकि मैं जहां मध्य प्रदेश में हूं, यहां मैं जिस परिवार में हूं, मेरे उनके मतलब 40-50 साल से हमारे संबंध हैं, और वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया। तो मैं उनको बता रही थी, तो मुझे समझ आया कि ये इन्हीं सब मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है, उसके अलावा कुछ नहीं। और अगला उपराष्ट्रपति, जैसे मैंने कहा, जो ज्यादा फरमाबदार होगा वो, और जो बंगाल और बिहार दोनों को अफेक्ट कर सके मेरे हिसाब से।